हो रहा तुम लोग का कल से नहीं, लेकिन तुम लोग का अब एग्जाम तो भाई पूरा स्कूल का तो कल से शुरू है। तो इंग्लिश शायद तुम लोग का फर्स्ट डे है। इंग्लिश का शायद फर्स्ट डे क्या? अच्छा चलो, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, 18th को है ना? नो मैम, 19th को। नो मैम, 19। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो तुम लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि कल से अब क्लासेस तो होगा नहीं, है ना? तो तुम लोग तैयार हो जाओ अब एग्जाम के लिए। और हम लोग देखते हैं अभी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का रिवीजन करना है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल listen carefully the summary of this chapter, and then we will reach the revision portion or the question portion, multiple choice question, short answer type question, and studies type of question, highly ordered thinking question. We will be practicing over that. But before starting that practice, let's see once again the briefing or the summary of this chapter, the gist of this chapter. You have to see, first of all, the definition of business finance. What do you mean by business finance? Business finance may be defined as the planning, raising, managing, and controlling all the money used of any kind in connection with business. बिजनेस को चलाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे वो बिजनेस का प्लानिंग करने के लिए पैसा चाहिए, फंड रेस करते हैं हम लोग बिजनेस को चलाने के लिए, पैसे को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इन सारे चीजों को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसा कैसे आएगा, कितना पैसा आएगा, एंड हाउ मच मनी विल बी स्पेंट ओवर डिफरेंट फील्ड टू रन business successfully. That is called the business finance. Listen carefully. Total amount of money which any businessman wants to have so that business activities can be conducted in a smooth manner, that is called business finance. बिजनेस को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए वो कहाँ से आएगा, कितना पैसा लेना है, कैसे उसको टैकल करना है, और कितना पैसा रिटर्न करना है। जब इन सबको पूरा मैनेज करते हैं तो उस पैसे को मैनेज करने के कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। फर्स्ट ये हो गया डेफिनेशन। सेकेंड, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, पैसा कहाँ कहाँ से आता है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, लिसन वेरी केयरफुली, वी आर रिवाइजिंग important topics. The topics which are not very important, I am leaving that, because only in this class I have to cover the entire chapter. So I will not be focusing much on a particular topic. I am going fast to the next topic. ठीक है, जो किसी टॉपिक का जो जिस्ट होता है मैं केवल उतना ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कवर करना है। अब आता है कि बिजनेस फाइनेंस का नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। आई एम लिविंग दिस टॉपिक ऑन यू, ठीक है? बिजनेस फाइनेंस का इंपॉर्टेंस पढ़ लेना, कम से कम 2 पढ़ लेना, कम से कम 2 बिजनेस फाइनेंस का इंपॉर्टेंस देख लेना, ठीक है? वैसे भी ये रटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, फाइनेंसिंग नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये तुम्हारा मेन चीज है, वो देख लेना, वो अपने से लिखा जा सकता है, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रही हूँ। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहाँ से आता है? 2 जगह से, 2 सोर्स से, ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब है मैं अगर बिजनेस की ओनर हूँ, मालिक हूँ, मैं अपने बिजनेस की मालकिन हूँ, तो मेरे पास जो पैसे होंगे, सालों पहले जो मैंने जमा किया है, सालों पहले जो मैंने जमा किया है, प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा मैं जो रखते गई, उस पैसे को जब मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी, लगाऊंगी, तो वो ओनर्स फंड हो जाएगा, वो मेरा पैसा है, मुझे कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव एक्वायर्ड money from my past saving, from my own business,
दैट इज कॉल्ड द ओनर्स फंड। ठीक है, या तो मेरे बिजनेस के लिए मेरे ही द्वारा बचाए हुए पैसे काम में आएंगे, या नहीं तो मुझे उधार लेना पड़ेगा मार्केट से, बैंक से, फॉरेन से, विदेश से, है ना। तो जब हम उधार लेते हैं, कहीं से भी उधार ले, तो वो बोरोड फंड में आएगा। मेरा पैसा ओनर्स फंड, बाहरी पैसा बोरोड फंड। लेट्स सी द फर्स्ट type of owners fund. First type of owners fund. First type of owners fund is equity share. Equity share. Equity share हम लोगों ने इनफैक्ट बहुत डिटेल में पढ़ा है। तुम लोगों को ध्यान होगा, शायद जो बच्चे पुराने हैं, बहुत लोग का शायद 3-4 लोग का उस समय एडमिशन नहीं हुआ था। मुस्कान, शिवम, फिर और जो लास्ट अंजलि, और लास्ट में एक और बच्चा है, 4 बच्चे हैं लास्ट में, वो शायद उस समय ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। ओनर्स फंड में सबसे पहली बारी आती है इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर, शेयर का मतलब होता है, तुम लोग न्यूज में सुनते होगे कि शेयर बेचना है, शेयर खरीदना है, कंपनी का शेयर का भाव गिर गया, कंपनी के शेयर का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसमें ट्रायंगुलर एरिया, एक पिक्चर बनता है, ट्रायंगुलर शेप बनता है। ठीक है, अगर वो ट्रायंगल का फेस ऊपर तरह है, अगर वो इस तरह से है, ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि द रेट ऑफ शेयर, द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ दैट कंपनी इज इंक्रीजिंग, सो द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ दैट कंपनी विल बी शोन इन दिस वे, ऊपर की तरफ, तो शेयर का भाव बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे होगा, इस तरह से होगा, वो ट्रायंगल का जो बीक होता है, जो चोंच होता है, वो अगर ऐसे होगा ना, इसका मतलब है द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ दैट कंपनी इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे बढ़ना, ऐसे घटना, है ना। तो तुम लोग न्यूज में सुनते होगे कि भाई शेयर का रेट बढ़ गया, घट गया। शेयर होता क्या है? शेयर होता ये है कि मेरे पास अगर कुछ बिजनेस मुझे चलाना है, मुझे पैसे चाहिए, तो मेरा बिजनेस क्या है। अगर मेरा बिजनेस बहुत छोटे स्केल का होगा, तो मैं बैंक से बात करूंगी, मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करूंगी, और वो मुझे बताएगा कि आपका जो बिजनेस है उसमें करीब आपको 10 करोड़ चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 10 करोड़ मुझे चाहिए, मैं 1 करोड़ लगा लेती हूँ अपने से। ठीक है, 9 करोड़ के लिए मैं मार्केट से फंड रेस करूंगी, 9 करोड़ के लिए मार्केट से फंड में रेस करूंगी। इन द मार्केट आई कैन नॉट रिसीव 9 करोड़ एट अ टाइम फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। वो तुम्हें पता है, मार्केट में मुझे किसी भी एक व्यक्ति से 9 करोड़ तो मिलेगा नहीं। मैं क्या करूंगी, मैं सबको इन्वॉल्व कर देती हूँ, मैं पूरे इंडियंस को इन्वॉल्व कर देती हूँ। मैं कहती हूँ पूरे इंडियंस आओ, पैसे दो, मुझे 9 करोड़ चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपने 9 करोड़ जो चाहिए, मैं उसके एक शेयर का दाम में रखती हूँ 100 रुपए। अगर जनरली इसका 10 रुपीज होता है वैल्यू, जनरली इसका 10 रुपीज वैल्यू होता है। मैं अगर एग्जाम्पल ले लू 100 रुपए, तो एक शेयर का मतलब 100 रुपए, एक शेयर का मतलब 100 रुपए। तो अगर अंजलि ने मेरे कंपनी का शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीदा, तो शी विल गिव मी 1000 रुपीज, शी विल गिव मी 1000 रुपीज, एंड आई विल गिव हर 10 शेयर ऑफ माई कंपनी, 10 शेयर ऑफ माई कंपनी। ठीक है, तो अंजलि से मुझे 1000 रुपए मिल गए, अंशुल से मुझे 2000 रुपए मिल गए, उसने 20 शेयर खरीदा है। ठीक है, शिवम से मुझे 50,000 रुपए मिल गए, क्योंकि उसने 50 शेयर खरीदा है, उसने 50 शेयर खरीदा है। तो एक शेयर का दाम 100 रुपए मैंने रखा, तो जितना तुम शेयर खरीदोगे पर शेयर 100 रुपीज तुम पे करोगे, और उतना ही रेट से तुम मुझे पैसा देते जाओगे। तो यानी कि यहाँ पे एक एक शेयर का जो रेट हुआ उसको कहते हैं इक्विटी शेयर। एक शेयर का जो रेट हुआ वो होगा इक्विटी शेयर। 1 शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो 1 शेयर
is called equity share. One share of my company is called equity share. One share is equal to ₹100. तो जो जितना पैसा दे सकता है पैसा दे दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, उतना ही शेयर मैं तुम्हें अपने कंपनी का बेच दूंगी। ठीक है, ये शेयर का मतलब हुआ। अब इस तरह से पूरे इंडियंस आए, मैं सबको शेयर बेच देती हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई विल सेल माई ऑल शेयर टू एवरी इंडियन, क्योंकि सारे इंडियन बहुत ज्यादा हैं। मैंने जो सेल किया, जितने लोग आए थे उसमें से मेरा थोड़े लोगों में से काम चल गया, तो बाकी इंडियंस को मैं शेयर नहीं सेल करूंगी। 9 करोड़ का जुगाड़ हो गया, तो बाकी इंडियन से मैं पैसे नहीं लूंगी। जितने लोग आए 9 करोड़ आगे, किसी ने 1,000 दिया, किसी ने 2,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, इस तरह करते 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 9 करोड़ मेरे पास आ गए। ठीक है, तो 1 शेयर का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग कहते हैं इक्विटी शेयर। नाउ इन इक्विटी शेयर, shareholders are called the owners of the company. In equity share, shareholders, जैसे कि अभी अंशुल ने खरीदा था मुझसे, अंजलि ने खरीदा, शिवम ने खरीदा, तो ये तीनों मेरे कंपनी के ओनर हो जाएंगे। ये तीनों मेरे कंपनी के ओनर हो जाएंगे और मेरी कंपनी के मैनेजमेंट में उनका हिस्सा होगा। दे कैन कास्ट देयर वोट, वो कंपनी के डिसीजन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये इक्विटी शेयर हो गया। इक्विटी शेयर का तुम लोग मेरिट डिमेरिट सब देख लोगे, इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूं। मेरिट डिमेरिट इक्विटी शेयर का देख लेना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, हैव यू ऑल फॉलोड द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर? हैव यू ऑल फॉलोड द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये इक्विटी शेयर हो गया। जितना मुझे फायदा होगा मैं तुम लोग को पैसे दूंगी, मुझे फायदा नहीं होगा मैं तुम लोग को पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, मेरी कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया बोल जाती है, मेरी कंपनी खत्म होने लगती है, तो मैं अंजलि को, अंशुल को, शिवम को पैसे नहीं दूंगी। पहले मैं उन लोगों को दूंगी जिनसे मैंने लोन लिया है, बैंक को मैं पहले रिटर्न करूंगी। जब पैसे बचेंगे तो मैं अपने इन तीनों शेयर होल्डर्स को पैसे दूंगी। अदरवाइज अगर मेरे पास लोन चुकाने के बाद पैसे नहीं बचते हैं तो इन तीनों को मैं पैसे नहीं दूंगी। ये तीनों लूजर हो जाएंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, मुझे फायदा होगा, इनको फायदा होगा, मुझे घाटा होगा, इनको घाटा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दे मे नॉट गेट इवन अ सिंगल कॉइन आउट ऑफ द प्रॉफिट, नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, प्रॉफिट का तो क्या बात ही नहीं है। ये इक्विटी शेयर हो गया बच्चों। नेक्स्ट इज अ प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इज गुड और बेटर as compared to the equity share. Preference share is better as compared to the equity share, because in preference share, people who have purchased preference share of my company, they will get their return. They will get their return before returning money to the equity shareholders. मुझे जितने भी पैसे मिले, जो फायदा हुआ, उन फायदे में से सबसे पहले मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे चुकाऊंगी। पैसे बचते हैं तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दूंगी, अदरवाइज उनको नहीं दूंगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट देयर मनी। ठीक है, और उनका डिविडेंड भी फिक्स होगा। उन्हें जो पैसा मिलेगा वो फिक्स पैसे मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स पैसे नहीं मिलते हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट बढ़ेगा, उसको जो मैं पैसा दूंगी वो बढ़ेगा। अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट कम होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मैं पैसे कम दूंगी। मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मैं कुछ नहीं दूंगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है वो फ्लक्चुएटिंग होगा, वो फ्लक्चुएटिंग होगा। मेरी कंपनी को फायदा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा। मेरी कंपनी को कम फायदा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम फायदा। मेरी कंपनी को नुकसान, इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, मुझे जितना फायदा होगा उसका पर्टिकुलर परसेंट ही मिलेगा।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अच्छा है, कम से कम लॉस तो नहीं होगा। दे विल गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मीन्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स। जो मेरी कंपनी को फायदा होगा, उस फायदे में से जो पैसा मैं रिटर्न करती हूँ शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड कहा जाता है। बच्चों ध्यान से सुनो, जितना मेरी कंपनी को फायदा होगा, उस फायदे में से जो रिटर्न करती हूँ शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में फिक्स डिविडेंड होगा। नो सिक्योरिटी, companies do not offer any security against preference shares. The preference share capital is a part of the owner's fund capital. Preference share भी क्या होता है? ओनर्स का फंड होता है। अगर उनको नुकसान होगा कंपनी को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नुकसान होगा। हाँ, अगर थोड़ा भी फायदा होगा तो मैं पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दूंगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दूंगी। लेकिन नुकसान होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी नुकसान होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी नुकसान होगा। फायदा होगा तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन दोनों को फायदे में से पहले फायदा मैं पहुंचाऊंगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स चांस विल कम। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट इसमें नहीं मिलता है। वोटिंग राइट इसमें नहीं मिलेगा। किसमें? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से डिवेंचर्स पर। सॉरी, रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट, लेट मी सी द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, चलो ठीक है, अभी सौम्या ने क्लास लीव किया है। चलो, इसमें है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेन्ड प्रॉफिट। इसमें कंपनी का जो फायदा होता है, उस फायदे में से कुछ पैसा, उस फायदे में से कुछ पैसा हमेशा कंपनी के पास रहेगा फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड वर्क के लिए। अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए जो पैसे रखे रहते हैं, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। ठीक है, रिटेन्ड मतलब रखना, रिटेन्ड मतलब रखना, सुरक्षित। तो रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट विच इज केप्ट फॉर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। अब तुम लोग इसका मेरिट डिमेरिट तुम लोग ये देख लेना कि क्या है, वो पढ़ लेना। इसको हम लोग कहते हैं कुशन ऑफ सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कुशन, कुशन जो हम लोग सोफा पे बैठते हैं ना, इस तरह से आराम से, कुशन जो कि हमारे बैकबोन को आराम पहुंचाता है, उसी तरह से कुशन होता है। ये कुशन कवर होता है। क्यों? व्हेन कंपनी डजंट गेट loan from bank or from any other different sources in that time, in the phase of the shortage of money, the company can raise or company can get money from its own retained profit. वो उसको काम में आते हैं। जो हम लोग पैसे अपने घर में सेव रखते हैं ना कि कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा, वही पैसे हैं ये। ठीक है, इसका मेरिट डिमेरिट तुम लोग पढ़ लेना। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं डिबेंचर्स पर। ठीक है, डिबेंचर तो लास्ट में दिया, लेकिन मैं पहले डिबेंचर बता रही हूँ। डिबेंचर होता है, बहुत अच्छा चीज है डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर इसलिए अच्छी चीज है कि ये सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों। ठीक है, इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स यू विल 100% गेट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इन एनी case, you will always get a part of profit from the company. Even if you are not getting a part of profit, company will sell its all property to give the money back to you. That is called debentures, secured debentures. ये secured है, तुम्हारा पैसा सेव होता है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं और बैंक हम बैंक को सिक्योरिटी जमा करके पैसे ले लेते हैं, लेकिन हमें वापस करना पड़ता है, ठीक वैसे ही कंपनी हमसे लोन लेती है, इसीलिए वो मुझे पैसे वापस चुकाएगी। और कंपनी का सिक्योरिटी हमारे पास होता है। कंपनी का सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन वो पैसा कंपनी मुझे रिटर्न कर देगा। तो एसेट ऑफ कंपनी विल वर्क लाइक अ सिक्योरिटी और द कोलैटरल। बात समझ में आई कि नहीं सबको? ऋषभ, भाव्या, संजना, अतुफा,
Yes, मैम ma'am. समझ में गया। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो हो गया। ये डिबेंचर हो गया। डिबेंचर का खास बात क्या है, ये सिक्योरिटी होता है। तुम जब कंपनी से पैसे लेते और पैसे तुम कंपनी को जब देते हो, तुम जब कंपनी को पैसे दोगे तो कंपनी तुम्हें बदले में डिबेंचर देगी और ये प्रॉमिस करेगी, प्लेज लेती है, ओथ लेती है, ठीक है, कि मैं आपको हर हाल में पैसे रिटर्न करूंगा। If I am not getting any profit, then also I will sell my whole property of the company, but I will give you your money back to you. वो पैसा मैं आपको दे दूंगा। तो डिबेंचर बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, इसमें फिर वोटिंग राइट तुमको नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, पैसे लो घर जाओ, लेकिन 100% गारंटी होती है। नाउ फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट। Do not forget to learn features, merit and demerits. ठीक है, फिर एक है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट अंजलि और अगर मान लो कि अतूफा है, ठीक है, अतूफा ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन वो मार्केट में इस्टेब्लिश हो गई, उसका रेपुटेशन मार्केट में बन गया। एकाएक उसके पास बहुत बहुत बड़ा विदेश से, फॉरेन से उसके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, ठीक है, कि भाई माल सप्लाई करना है, सामान देना है। अब ये हड़बड़ा गई अतूफा कि इतनी जल्दी बैंक से मुझे लोन कैसे मिलेगा, मुझे इतना सारा सामान फॉरेन कंपनी को पहुंचाना है। वो खुश भी है, बहुत खुश है कि विदेश से ऑर्डर आया है, ठीक है, विदेश की कंपनी उसे सामान मांग रही है, अभी बहुत खुश है कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, लेकिन दुखी भी है क्योंकि इतनी जल्दी बैंक से उसे लोन नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में वो उस आदमी के पास जाती है, उस बिजनेसमैन के पास जाएगी जिससे उसका डीलिंग होता है, रेगुलर डीलिंग होता है। अब ये इसके पास जाएगी, अंजलि के पास जाएगी और अंजलि से इसने रिक्वेस्ट किया, अंजलि ने कहा ठीक है भाई चलो, तुम तो बहुत अच्छा, तुम्हारा मार्केट में रेपुटेशन है, तुम हमसे सामान भी खरीदती हो, तो हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं, लेकिन 3 महीने के लिए, और इसके बाद वो पैसे तो मुझे विथ इंटरेस्ट रिटर्न कर देना। अतूफा को और क्या चाहिए, ठीक है, तो जल्दी से अंजलि ने अतूफा को पैसे दे दिए, अतूफा ने उस पैसे से सामान खरीद लिया और जल्दी से फॉरेन कंपनी को सामान सप्लाई कर दिया। इसको जो अतूफा है इसको फायदा हो गया, जो फायदा हुआ उस फायदे में से इंटरेस्ट वो अंजलि को चुका देती है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। ट्रेडर जब हेल्प करता है एक दूसरे को, when two traders help each other, that is called trade credit. मेरिट डिमेरिट पढ़ लेना, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट, मैं टाइम भी देखते जा रही हूँ, अभी 1:27 हो रहा, कम से कम हम लोग 10 मिनट तो रिवीजन कर ले। पब्लिक डिपॉजिट में क्या है, मेरी कंपनी है, मुझे पैसे चाहिए, मैं बैंक के पास गई, बैंक ने कहा भाई 12% पर मैं आपको लोन दूंगा, 12% पर मैं आपको लोन दूंगा। मैंने कहा बाप रे 12% बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि भाई कौन बैंक से लोन ले, ये माथा पच्ची कौन करे, कोलैटरल रखो, इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तुम लोग के पास आती हूँ और मैं न्यूज़पेपर में निकाल देती हूँ एक एडवर्टीजमेंट। माई कंपनी आरती सिंह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, wants to collect ₹1 crore. Rate of one public deposit is equal to 1000. ठीक है, I will give you interest at the rate of 9%. ये पेपर में न्यूज आ गया, तुम लोगों ने पढ़ा, तुम लोगों में से कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट शो किए, तुम लोग मेरी कंपनी का पीडी खरीद लेते हो, पब्लिक डिपॉजिट खरीद लेते हो, तुम लोग मेरी कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट खरीद लेते हो। पब्लिक डिपॉजिट टॉपिक है बच्चों, तुम लोगों ने पब्लिक डिपॉजिट खरीद लिया, एक पब्लिक डिपॉजिट का रेट है 1000। ठीक वैसे ही जैसे कंपनी के शेयर होते हैं, ठीक है, शेयर प्रॉफिट पर घटता बढ़ता है,
ठीक है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। तुम लोगों ने पब्लिक डिपॉजिट मेरे कंपनी का खरीद लिया और मैंने तुम लोगों से पैसे ले लिए, ठीक है। अब एक तरह से ये लोन है बच्चों। मैंने तुमसे लोन लिया, मैंने बैंक से लोन नहीं लिया, क्योंकि बैंक ने कहा था भाई मैं आपको लोन दूंगा लेकिन 12% पर दूंगा। मैंने उसे कहा छोड़ो हटाओ, आप जाइए, मैं पब्लिक से लोन ले लेती हूँ। पब्लिक को मैंने कहा कि भाई आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको 9% इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है। तुम लोग को बड़ा अच्छा लगा। तुम लोग को अच्छा क्यों लगा पता है? क्योंकि तुम लोग अगर अपने पैसे बैंक में जमा करते तो तुम लोग को केवल बहुत से बहुत 6% का इंटरेस्ट मिलता, 6% का। मैं तुम्हें 9% दे रही हूँ इंटरेस्ट, तो 3% तो तुम्हारा फायदा हो गया, हुआ ना? हुआ कि नहीं? ऋषभ बोलो, 3% का तुम्हें फायदा हुआ ना भाई। बैंक में जमा करते तो तुम्हें 6% मिलता इंटरेस्ट, लेकिन तुमने अपने पैसा मुझे दे दिया, मैं तुम्हें 9% दे रही हूँ, तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ। क्योंकि मैं अगर बैंक से लोन लेती तो मुझे 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ता, लेकिन मैं जब तुमसे ले रही हूँ पैसे तो मैं तुम्हें 9% चुकाऊंगी। 3% का मुझे फायदा हो गया, 3% का फायदा मुझे, 3% का फायदा तुम्हें, तो बल्ले बल्ले, अच्छा है ना? इसी को पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, इसी को पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट। बच्चों मैंने एक तरह से कंप्लीट कर दिया, जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट कर दिया। तुम लोग एक बार देख लेना, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट है, ठीक है, वो तुम लोग पढ़ लेना, मैंने वो छोड़ दिया है। बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कंप्लीट दैट बिकॉज ओनली 10 minutes आर लेफ्ट एंड आई हैव टू start asking some question, that is a MCQ or case studies. So this question must be asked so that you can take some idea that which type of questions can be asked from this chapter. जल्दी से बताओ तो, who controls the company? MCQ मैं पूछ रही हूँ, इक्विटी who शेयर। controls equity share? यस मैम। हाँ हो सकता है, हाँ ठीक है हो सकता है, लेकिन तुम लोग पहले ऑप्शन सुनो। पहले मैं देखूं, ऋषभ है, अंजलि है, ठीक है, अर्पिता है, वेरी गुड, आसित है, मुस्कान है, ठीक है, वेरी गुड, भाव्या है, शाबाश, करिश्मा भी है। चलो मेरे सारे अच्छे बच्चे हैं, मेरे सारे अच्छे बच्चे। इतने खराब बच्चे हैं वो चले गए, जाने दो, चलो हम लोग अच्छे अच्छे लोग ही पढ़ते हैं। चलो बताओ तो, अब मैं पहले ऑप्शन दे रही हूँ, ध्यान से पहले सुनना। हु कंट्रोल्स द कंपनी? फर्स्ट, डिवेंचर होल्डर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब बताना, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। This source put a permanent obligation on the company to pay interest every year irrespective of profit. इक्विटी शेयर। नो, wrong, फिर से सुनो। This source put a permanent obligation on the company to pay interest every year irrespective of profit. फायदा मुझे हो, हाँ क्या होगा? डिवेंचर्स। हर साल मैं पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें पहुंचाऊंगी, तुम्हें दूंगी परमानेंटली। मेरी ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मीन्स कंपल्शन, ड्यूटी, ये डिवेंचर है। चलो नेक्स्ट, तुम लोग एक पहचानना तो, ये क्या है? XYZ Limited. XYZ Limited is planning to modernize its building and wants to buy new machinery. ध्यान से पहले सुनो, मैं एक ही बार बोल रही हूँ, मैं इस लाइन को फिर से बोल दे रही हूँ। XYZ Limited company is planning to modernize its building and wants to buy new machinery.
the company is not having sufficient money. The finance manager plans to arrange money for 3 years. As after 3 मैम years, ट्रेड क्रेडिट अभी रुक जाओ. The company is expected a good return from their previous investment. The finance manager do not want to spend flotation cost and do not want to approach stock exchange. अगर शेयर होगा ना तो स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा इनलिस्टिंग के लिए, तो ये कोई शेयर नहीं है. तुम लोगों ने कहा ट्रेड क्रेडिट, इसमें ऐसा कहाँ मेंशन है कि वो किसी दूसरे ट्रेडर के पास जा रहा है? पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि मैंने शायद तुम लोग को रिवीजन में शायद ये बताना भूल गई कि पब्लिक डिपॉजिट वो 3 साल के लिए होता है. पब्लिक डिपॉजिट जो हाँ पब्लिक डिपॉजिट 3 साल के लिए होता है. मैंने तुम लोग को ये बताया भी था. ट्रेड क्रेडिट 3 to 6 मंथ्स के लिए होता है. ध्यान से पहले सुन लो. ट्रेड क्रेडिट 3 to 6 मंथ के लिए होता है. 3 to 6 मंथ के लिए होता है जनरली. 3 to 6 मंथ के लिए. पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो जनरली 3 इयर्स के लिए होता है. ठीक है, चलो अब इसमें अब अगर मैंने ये बता दिया तो समझ में आ गया कि ये पब्लिक डिपॉजिट है. ठीक है, अच्छा इसमें पता है तुम लोग को प्रॉब्लम क्या हो, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि वो पब्लिक से पैसा रेज करना चाह रहा है, इसलिए शायद प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोग को, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि पब्लिक से पैसा वो रेज करना चाह रहा है. अगर ये लाइन होगा तो शायद तुम लोग समझ जाओगे कि हाँ पब्लिक डिपॉजिट है. पब्लिक वर्ड इज नॉट गिवन इन एनी प्लेस. तो ट्रेड क्रेडिट के लिए तो उसके दूसरे ट्रेडर के पास जाना पड़ेगा, ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं इसमें. चलो हाँ इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. चलो अब ट्रू फॉल्स जल्दी से. अ डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल फॉर अ कंपनी. ट्रू हाँ. अ डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल फॉर अ कंपनी. परमानेंट कैपिटल हाँ फॉल्स होगा मैम. false. Why it is false? फॉल्स क्योंकि डिवेंचर ये एक सर्टेन टाइम के लिए होता है मैम. हाँ सर्टेन टाइम के लिए के होता लिए. है. डिबेंचर और प्लस इक्विटी परमानेंट कैपिटल इक्विटी शेयर होता है. परमानेंट कैपिटल इक्विटी शेयर होता है. तुम्हारा तुमसे मैंने इक्विटी शेयर ले करके अपनी कंपनी को बनाना शुरू किया बच्चों. जमीन तुमने तैयार किया, जमीन तुमने तैयार किया. क्यों? मेरे पास 1 करोड़ रुपए था तो मैंने मशीन खरीद लिया, ठीक है, और कुछ कैपिटल खरीद लिया. लेकिन तुम्हारे पैसे से मैंने फैक्ट्री का बिल्डिंग खड़ा किया. फैक्ट्री का बिल्डिंग परमानेंट कैपिटल होता है कि नहीं? परमानेंट कैपिटल होता है. तो तुम्हारे पैसे मैंने बेसिक काम में लगा दिया जो कि कभी खत्म नहीं होगा. जब बिल्डिंग खत्म हो जाएगा परमानेंटली हमेशा के लिए, जब मैं मार्केट छोड़ दूंगी तब जाकर के इक्विटी शेयर खत्म होता है. अदरवाइज लॉस के कंडीशन में भी इक्विटी शेयर खत्म नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा मैंने बिजनेस की फाउंडेशन में यूज किया है. तो इक्विटी शेयर्स इज अ परमानेंट कैपिटल, वो खत्म नहीं हो सकता है. उस दिन खत्म होगा जिस दिन मेरी कंपनी ने परमानेंटली टाटा बाय बाय कह दिया मार्केट को. ठीक है, डिवेंचर जो होता है वो परमानेंट कैपिटल नहीं है. मैंने 5 साल तक के लिए डिवेंचर खरीदा तो 5 साल तक के लिए ही ना मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगी. 5 साल के बाद क्या है? खत्म. ठीक है, बिल्कुल क्लियर? क्लियर हुआ? यस मैम. तुमने पापा से पैसे लिए, उस पैसे का तुमने एक बहुत बड़ा सा फर्म बना लिया. तुम्हारे पापा का पैसा तुम्हारे लिए इक्विटी शेयर हो गया. ठीक है, अब तुम कहीं से लोन लो, डिवेंचर तुम किसी को दो, वो टेम्पोररी होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन पापा का पैसा तुम्हारे बिल्डिंग में लगा वो हमेशा रहे, है ना? चलो अच्छा अब बताओ ट्रू की फॉल्स बताना. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सफर फ्रॉम lack of participation in decision making at the
general meeting of the company, annual general meeting of the company. True. Why it is true? Preference, फिर से preference shareholders suffer from lack of participation in decision making. इतने से ही समझ में आ रहा है कि ये true है. वो participate नहीं करता है. Yes, ma'am. प्रेफरेंस होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करेगा. पार्टिसिपेट केवल एक करता है. कौन सा? इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज दे आर द ओनर्स फंड, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. ठीक है बच्चों? ओके, अब मैं अभी 1 मिनट बच रहा है. अब मैं इसको क्लोज करती हूँ. अब क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम शुरू. हाफ ईयरली तक की मेरी जिम्मेदारी खत्म. माई वर्क इज ओवर. मैंने हाथ खड़े कर दिए. My work is over. Now it's your turn to get good marks and show to me that ma'am, I am worth of going to class 12th. इसी हाफ ईयरली एग्जाम से मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चों में कितनी ताकत है क्लास 12th में अच्छा मार्क्स लाने का. ठीक है? मैं हाफ ईयरली एग्जाम में ही पहचानती हूँ कि क्लास 12th में कौन इसमें 90% प्लस वाला बच्चा है. जैसे मैंने अभी अपने क्लास में 3 बच्चों को पहचाना है. दे आर रियली वेरी गुड. ठीक है? आई डू नॉट वांट टू टेक देयर नेम, बट फ्रीक्वेंटली आई take out their name. So out of 46 students, I have seen that 3 students can get more than 90% marks in class 12th. I want to increase the number of such kind of students who can get more than 90% marks. And half yearly examination is the first examination for me to recognize all of you. ठीक है? All the best. खूब अच्छे से लिखना. ठीक है? और मेहनत से लिखना. है ना? और कुछ? ठीक है अर्पिता? ओके बाय. सौम्या बाय. बाय. बाय बाय.